बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा तेजी के साथ निपटाने की खातर हिकमत अमली तय करने के लिए फुल कोर्ट का अजलास हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ए अफरीदी साहब ने उस अजलास की सदारत की। मंसूर अली शाह साहब जो उम्रा की अदायगी के लिए हजाज मुकद्दस में है, वो वीडियो लिंक के जरिए अजलास में शरीक हुए। दो अढाक जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें इस इजलास में शामिल नहीं किया गया। वो शामिल क्यों नहीं हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का खुसूसी तौर पे जिक्र है। इस प्रेस रिलीज के बाद मुख्तलिफ तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। क्या मंसूर अली शाह साहब मौजूदा चीफ जस्टिस पे डोमिनेट कर रहे हैं? उनका जो प्लान है, केस मैनेजमेंट प्लान, उसकी मंजूरी दी गई है फुल कोर्ट के इजलास में। इससे क्या मतलब या क्या मतलब अक्स किए जा सकते हैं, ये भी हम अपना तजबिया जो है आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या आइंदा चंद दिनों में अदालती मंजरनामा जो है वो तब्दील होने वाला है? क्या तब्दीली आ सकती है और वो तब्दीली क्यों आएगी? और क्या ए अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए जाने वाले 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ किसी एडवेंचर का हिस्सा बन सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछे भी हैं और सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। और फिर जनाब पीटीआई के रहनुमाओं का एक बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर में रिहा हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सियासी जमात है जो इस तरह के शोशे, दावे या शख्सियात की बुनियाद पे ये जमा तफरीक करके ये दावे या पेशगोइयाँ करते रहते हैं। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि जनाब जो इनके बड़े सीनियर वकील हैं, लीडर हैं, खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने एक टीवी पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा है। आदिल शाह ज़ेब के साथ वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि नवंबर में इमरान खान साहब जो है ये रिहा हो जाएंगे। और वजह उन्होंने ये बयान की जनाब इसलिए रिहा हो जाएंगे कि वहाँ ट्रंप की हुकूमत आ रही है। ये जो बाइडेन की हुकूमत के कहने पे डोनाल्ड लू ने जब एक साइफर डोनाल्ड लू ने जब धमकी दी थी और फिर साइफर आया था, तो उसकी बुनियाद पे यानी अमरीकी हुकूमत के कहने पे इमरान खान को उनके ओहदा से, वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था। वो जो एक आईनी रास्ता था, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसमें मुदाखलत की थी। ये जो हरकतें कर रहे थे कासिम सूरी वगैरह, जनाब वो करारदादी जो है वो रद्द कर दी थी, जनाब ये पेश ही नहीं की जा सकती। ये जो लोग हैं पेश करने वाले, ये मुब्बे वतन ही नहीं है, इस तरह करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है उस पर मुदाखलत की थी और फिर वो वोटिंग हुई थी तरीके अदम एतमाद पे और फिर इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा था। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये डोनाल्ड लू की धमकी के नतीजे में इनको हटाया गया था। वो कह रहे हैं जनाब अब 5 नवंबर को वहां हुकूमत बदल जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे और ट्रंप उनके ख्याल में नए सदर होंगे। और जब ट्रंप आएंगे तो वो कहते हैं बकौल इनके लतीफ़ खोसा साहब के कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो देखिएगा यू टर्न लेगी, हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये यू टर्न लेंगे और इमरान खान साहब जो हैं ये बाहर होंगे। पहली बात तो ये है कि लतीफ़ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं। वहां अगर 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन होते हैं और उनका ऐलान भी कर दिया जाता है और ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं, और ये कोई 100% नहीं है कि ट्रंप साहब जीते हैं, जो सर्वे आ रहे हैं उनमें एक दिन कमीला हारिस जो है वो आगे होती हैं, एक दिन ट्रंप साहब, और पॉइंट्स का फर्क होता है जो सर्वे आ रहे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ट्रंप साहब लाजमी तौर पे जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्रंप साहब जो है हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे और दबाव डालेंगे कि जनाब इमरान खान को रिहा कर दें। क्या पाकिस्तान की रियासत जो है ये उनकी जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त करेगी? और यही लोग जो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, तो क्या इमरान खान के लिए अगर अमेरिकी हुकूमत मुदाखलत करती है तो वो जायज़ होगी, वो मंजूर होगी? अजीब व गरीब किस्म की ये वैसे लोग बातें कर रहे हैं। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बड़े सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, इन्हें शायद वहाँ के सिस्टम का नहीं पता होगा तो शायद वो इग्नोर कर गए कि वहाँ जब इंतखाब हो जाता है, इलेक्शन जो रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं,
तो उसके बाद भी फौरी तौर पर इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता। नए जो सदर होते हैं वो 20 जनवरी को अगले साल, यानी वो 2025 20 फरवरी को अपने ओहदा का खाना उठाएंगे। उसके बाद उनकी पॉलिसियां जो हैं वो अपनी नई पॉलिसियां बना सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत रन कर सकते हैं। लेकिन 20 जनवरी तक जो है ये जो बाइडेन की जो हुकूमत है, ये इसकी जो पॉलिसियां हैं यही कंटिन्यू करेंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूँ, हैरान के वैसे ये हकायक हैं, तारीखी हकायक हैं। इमरान खान की सियासत का अगर तजज़िया करें तो उन्होंने हमेशा शख्सियात पर इन्हिसार किया है। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो इन्होंने उनका जो रेफरेंडम था उसकी हिमायत की थी और फिर इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के कंधे पे सवार होकर वज़ीर आज़म बनने की कोशिश की थी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के साथ सीटों का जो तनाज़ा पैदा हो गया, पता नहीं ये 100 सीटें मांग रहे थे और परवेज़ मुशर्रफ कह रहा था 5-6 ले लिया तो जितनी है मसीह वो बड़ी मुश्किल नाल तो किहड़े चक्करां पे आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं ये इमरान खान के जांचे में नहीं आए थे और फिर इन्होंने वाक़ईतन 2002 के इलेक्शन में सिर्फ एक सीट जीती थी, अपने वाली जो सीट थी इनकी मियाँ वाली और कोई सीट नहीं जीत सकी थी पीटीए की हुकूमत। बहरहाल उसके बाद जनाब इनको गोद ले लिया कुछ और ताकतों ने और फिर अहमद शजा पाशा की तरफ देखते रहे, ज़हीर इस्लाम की तरफ देखते रहे, रहील शरीफ की तरफ देखते रहे। 2014 में जावेद हाशमी साहब ये कह चुके हुए हैं कि चीफ जस्टिस, इन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस जो है वो इनकी हुकूमत जो है वो घर भेज देगा। एम्पायर की उंगली का इंतजार करते रहे। फिर रहील शरीफ साहब ने बुलाया जब वो APS का सानिया हो गया था तो फिर ये कितने खुश जा रहे थे कि शायद जनाब उन्होंने ये कहना कि ना मैंने अपने नवाज शरीफ को निकाल देना और आप जो है वो जाके जनाब इक़्तिदार संभालें, वज़ीर आज़म बन गए। इस तरह की सूरत भाई साहब की रही है। और फिर उसके बाद साकिब निसार पे निसार रहा है इनका इलेक्शन के लिए। साकिब निसार जो नून लीग का दौरान निकाल दिया उसने। साकिब निसार ने ऐसे ऐसे फैसले दिए, हर बात पे सो वोटो पता नहीं क्या क्या करता रहा। इवन ये कि उनके जो सेनेट के इलेक्शन थे 2018 में उसने वो टिकट तक वापस ले लिए थे। फिर उसी दौर में पनामा में से कामा निकाला, नवाज शरीफ को नाहल किया। ये सारी चीजें ये इन्हीं लोगों की। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस आते रहे उमर रज़ा बंदयाल तक, ये उन्हीं पे निसार करते रहे। और फिर इन्होंने पूरी कोशिश की, जो इनका प्लान था 10-15 साल प्लान, कि फैज हमीद साहब जो है वो होंगे जनाब आर्मी चीफ। अगर वो आर्मी चीफ हो गए तो फिर साड़ियाँ सत्ते खैरा तो साड़ियाँ मौजा। और इन्होंने हाफिज आसम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए बाकायदा लॉन्ग मार्च किया था। जब वजीराबाद में इनके ऊपर हमला हो गया था, वो उसी लॉन्ग मार्च के दौरान हुआ था ना सारा मामला। बड़ी कोशिश की थी इन्होंने और अदलिया सपोर्ट कर रही थी, अब भी सपोर्ट कर रही है। तो ये असूलों पे सियासत करते ही नहीं, मेरा ख्याल है, ना नजरियात पे करते हैं। इनकी सियासत जो थी नफरत पे थी और जो दूसरे लोग हैं उनको चोर कहना, वो जो कल का एक तरीकाकार होता है ना, वही इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया था जनाब। एक फर्जी किस्म का मुखालफ पैदा किया और फिर लोगों को यकीन दिलाया, जो कल्ट फॉलोअर होते हैं, कि जनाब ये जो मैं कह रहा हूँ सच है। और फिर वो एक झूठा बयानिया बनाते हैं और उस बयानिए की बुनियाद पे वो सियासत करते हैं और इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। अब जो इतने सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर रहे हुए हैं, गवर्नर रहे हुए हैं, वजीर रहे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं, लतीफ खोसा साहब, वो ये कह रहे हैं जब ट्रंप आएगा ना 5 नवंबर को, तो नवंबर इमरान खान बाहर होएगा। ये ख्वाब है जो पूरा नहीं होना। पीटीआई के अंदर जो है लड़ाइयाँ शुरू हैं, जा रही हैं। जो वकील हैं, ज़ाहिर है जो सियासतदान थे वो तो इधर उधर भाग भूग गए थे। इन्होंने फिर वकला को टिकट दिए थे और फिर वो आज़ाद हो गए वकला भी। तो बहरहाल वो वकला ये कहते हैं ना हम पीटीआई के टिकट पे या उसकी हमायत से या इमरान खान के नाम पे वो लेके आए हैं। अब वकला जो है उनके उनमें भी नहीं बन रही, लड़ाइयाँ शुरू हैं। जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, वो मिलके आते हैं इमरान खान से और वहाँ ज़ाहिर है जो फवाद चौधरी बाहर बातें करता है, वो फैसल चौधरी को उन्होंने सिखा के भेजा वो अंदर जाके जनाब आप यही बातें करें, मशवरा दें। तो वो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्हें पसंद नहीं आया, बाहर निकले हैं। तो शोएब शहीन और फैसल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़काई है और उसके बाद उसमें सलमान अकरम राजा नहीं थे और बताया जा रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब वो थोड़ी देर बाद निकले थे, उनकी मुलाकात थोड़ी सी ज्यादा थी इमरान खान के साथ। तो जो फैसल चौधरी वहां कह के आए थे तो शायद उन्होंने ये उनसे इजाजत ले ली हो कि मैं इन्हें फारग कर देना, और उसको फारग कर दिया उन्होंने बाहर आके। और फिर एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा कि जनाब 5 नवंबर को जो है वो 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 5 नवंबर को
यही सवाल किया कि फैसल चौधरी को आपने जो है वो फारग कर दिया। तो सलमान अकरम राजा ने फरमाया कि एक नेशनल टीवी बैठ के आप ये क्या सवाल कर रही हैं, अगर मैं अपने चपरासी को निकाल दूं तो क्या आप ये भी सवाल पूछेंगे मुझसे। यानी उन्होंने कुछ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जैसे वो फैसल चौधरी साहब जो वो चपरासी हो। हालांकि कई एक मुकदमात में वो इमरान खान के वकील हैं और अब भी वकील हैं। और जिस दिन ये इन्हें निकाला गया उस दिन भी इन्होंने इमरान खान की तरफ से एक दरखास्त फाइल की। इन्होंने जो कहा कि जनाब जो दरखास्त फाइल की, जो पुराना उनके पास जो वकालतनामा पड़ा हुआ था उसकी बुनियाद पे फाइल कर दिए। इस तरह इन्होंने उनको डिग्रेड किया और उसके मुकाबले में फवाद चरसा मैदान में आ गए और उन्होंने उनके बारे में जो बातें की, सलमान अकरम राजा के बारे में, उनके बालों पे बातें की, जनाब जेल लगा के आ जाते हैं, काफी पीते हैं और फिर आके कहते हैं जनाब इतने बजे निकलो बाहर, इतने बजे निकलो बाहर, और फिर वो तारीख देते हैं, तारीख पे लोग नहीं निकलते, फिर कहते हैं जनाब उन्होंने जगह बदल दी है, टाइम बदल दिया है, 4 बजे नहीं 6 बजे निकलो। इस तरह वो कहते हैं जनाब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इनका। तो फिर अब ये पता चला है कि जनाब इमरान खान के कहने पे सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान तो हो गई सुलह। और फवाद चौधरी के हवाले से जो 2 धड़े बने हुए हैं पीटीआई में, एक धड़ा वो है जो उनको कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं है और दूसरा धड़ा वो है जो तैयार नहीं है, उनमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल है। और दूसरी तरफ अली जफर साहब और जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने ये बात की है कि जनाब इमरान खान के दिल में सॉफ्ट कार्नर है फवाद चौधरी के लिए, ये इस तरह वहां। और दूसरा इनकी बहनें जो हैं वो लाहौर में हैं, वो अपनी सियासत कर रही हैं और बुशरा बेगम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के अपनी सियासत कर रही हैं और वहाँ की जो हुकूमत है वो उनसे डरी हुई है कि जनाब पता नहीं यहाँ बैठ के ये क्या कर रही हैं, हमारी निगरानी कर रही हैं। ज़ाहिर है वो इमरान खान की अहलिया हैं और इमरान खान हर मशवरे में उन्हें शामिल किया करते थे, तो वहाँ वो मुदाखलत भी करती होंगी, टांग चांग भी उड़ाती होंगी। और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि क्या आइंदा चंद दिनों में कोई अदालती मंजरनामा जो है ये तब्दील होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, अभी तक जो लोग हैं वो मखमसे का शिकार है, परेशान है कि ना पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ये 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको उड़ा देगी, कोई ताले आजमाई होगी, कोई एडवेंचरिज्म की तरफ जा सकते हैं जज। ये इस तरह की बातें जो हैं ये हो रही है। ये बातें उस वक्त तक होनी है जब तक आईनी बेंचेस जो हैं वो तश्कील नहीं पा जाते। तो उसके लिए जो स्पीकर हैं उन्होंने सियासी जमातों अपोजिशन से भी और हिज़्ब इक़्तिदार जो है उससे भी, जो लीडर हैं उनके, उनसे उन्होंने मांग दिए हैं नाम के नाम दें। 4 नाम जो है पार्लियामेंटेरियंस के जाने हैं, 2 कौमी असम्बली के लोग होंगे और 2 जो हैं वो सेनेट से होंगे। तो आधे अपोजिशन से और आधे हुकूमती बेंचों से, और एक नाम जो है वो सिविल सोसाइटी से होगा जिसे स्पीकर जो है कौमी असम्बली वो नामजद करेंगे। यानी कि जो पार्लियामेंट की तरफ से नाम जाएंगे वो 4 तो पार्लियामेंटेरियन होंगे और एक नाम जो होगा वो या कोई खातून होगी सिविल सोसाइटी की, पार्लियामेंटेरियन नहीं होगी, या फिर कोई गैर मुस्लिम शहरी जो है उसकी नामजदगी हो सकती है। तो जब ये आईनी बेंच बन जाएंगे तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। और पीटीआई ने भी, ये तो वैसे वो जो खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें भी 3 बंदे जो है वो नामजद हो गए थे, इन्होंने नाम दिए थे। अब ये पता चला है कि पीटीआई ने ये फैसला किया है, मंजूरी दे दी है कि जनाब ये जो जुडिशल कमीशन है इसकी सीटें हमने खाली नहीं छोड़नी, तो हमने अपनी नामजदगी, अपने नाम जो है वो देने बैठ हिस्सा बनना है जुडिशल कमीशन का। लेकिन साथ ही इनका ये तरीक़ाकार है कि जनाब वो इमरान खान हतमी मंजूरी जो है इस मामले की इमरान खान देंगे और जो नाम दिए जाएंगे उसकी मंजूरी भी पहले इमरान खान से ली जाएगी। मेरा यह ख्याल है कि इसी हफ्ते जुडिशल कमीशन मुकम्मल हो जाएगा और इसी हफ्ते ही जजों की तादाद जो है आईनी बेंचों की उसका तयन हो जाएगा और जो उनके अरकान हैं आईनी बेंचों के उनका भी जो है वो तयन जो है या नामजदगी हैं वो कर दी जाएंगी। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई एडवेंचरिज्म करना चाहता है तो वो मुश्किल हो जाएगा। और जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है उसमें चीफ जस्टिस समेत 16 जज साहबान जो हैं वो शरीक हुए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने शिरकत की है। उम्रा की अदायगी के लिए वो सऊदी अरब में है और उनका जो केस मैनेजमेंट प्लान है 2023 का उसकी मंजूरी दी गई है। 1 महीने के लिए आर्जी तौर पे उस पर जो अमल है वो शुरू होगा, फिर उसका फॉलोअप होगा। तो प्रेस रिलीज में मंसूर अली शाह साहब का जिक्र है और इस प्लान का भी जिक्र है।
तो क्या मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं फुल कोर्ट इजलास में, और क्या जय अफरीदी साहब तो ज़ाहिर है वो सीनियर हैं, तो क्या वो उन पे भी डोमिनेट कर रहे हैं? अच्छा, इस वाले जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और जो मेरा तजज़िया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात मैं ये भी अर्ज करूँ कि दो जो ढाक जजेस हैं, सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस बदर आलम मियां खेल साहब, उन्हें जो फुल कोर्ट है उसका एजेंडा जो है मेरी इतला के मुताबिक वो भिजवाया गया था, लेकिन वो अजलास में शरीक नहीं हुए। अजलास में शरीक नहीं हुए या अजलास में शिरकत से रोक दिया गया, माजरत कर ली गई चीफ जस्टिस की तरफ से। असल में ये मामला क्या है, वो क्यों शरीक नहीं हो सके? ये जब ढाक जज लगे ना दोनों, तो मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी मुखालफत की थी इनकी जुडिशल कमीशन के इजलास में कि नहीं जनाब, ढाक जजों का तसव्वुर ही कोई नहीं, ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो फिर 3 साल के लिए इनका तकर्रर होना था ढाक जजों का, और आइन के आर्टिकल 182 के तहत जो रिटायर्ड जजेस होते हैं 3 साल अगर रिटायरमेंट को उनको पूरे ना हुए हों, तो चीफ जस्टिस जो है वो कमीशन की मंजूरी के बाद उनको रिक्वेस्ट करता है कि ना प्लीज आप ये हमारी हेल्प करें, मामलत करें और ढाक जज का जो ओहदा है ये कबूल फरमाइए। तो ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा ना चलो 1 साल के लिए कर देते हैं, इस तरह की इन्होंने कोई की वहां पे 3 साल के बजाय। फिर जब जो एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकल प्रोसीजर कमेटी जो बनी हुई है, जो जजों को मुकदमा तफवीज करती है और बेंचेस बनाती है, तो उसमें मुनीब अख्तर साहब भी थे और मंसूर अली शाह साहब भी थे। जब मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था ना ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकल प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई थी, तो उन्होंने मुनीब अख्तर का नाम निकाल दिया था काजी साहब ने। तो इन्होंने खत लिखा था कि मुनीब अख्तर का नाम क्यों निकाला है, बहुत सारी चीजें इन्होंने बयान की थी, मैंने कमेटी के इजलास में नहीं आना वगैरह वगैरह, मोइनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया गया था। तो उन्होंने जो जवाबी खत लिखा था काजी साहब ने मंसूर अली शाह को, तो उसमें उन्होंने बता दिया था, उन्होंने कहा जनाब एक तो ये काम नहीं थी करता, 11 बजे भाग जाता है, और कमेटी के इजलास में ये सीनियर्स जो हैं उनकी इज्जत नहीं करता। जो बदर आलम मियां खेल साहब और सरदार तारक मसूद साहब हैं वो मुनीब अख्तर साहब से सीनियर थे। अच्छा, कमेटी के इजलास में मुनीब अख्तर साहब तो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें मंसूर अली शाह साहब की मदद की जरूरत थी, और मंसूर अली शाह साहब जो है ये मुनीब अख्तर साहब के साथ मिल गए थे। और वहां इन्होंने जो मौकफ इख्तियार किया था, इन्होंने कहा था जनाब आइन का जो आर्टिकल है ना 260 जो डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तारीफ दी गई है ना, वो उसमें अढाक जज जो है शामिल ही नहीं है। वो कहते हैं रेगुलर जज जो हैं वो होंगे, या फिर जो कायम मकाम जज हैं वो हो सकते हैं। अढाक जजों का वो कहते हैं जिक्र ही नहीं, इसलिए इनको वो इख्तियारात नहीं दिए जा सकते जो रेगुलर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो मुस्तकिल जज हैं 17, उनकी तरह के इख्तियारात इनको नहीं दिए जा सकते। और फिर वहां ये फैसला हुआ कि मखसूस किस्म के जो मुकदमात है ना वही इनको समाअत के लिए तफवीज किए जाएंगे, और किसी बेंच में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। इन दोनों का एक अलग बेंच बना हुआ है जिन्हें मखसूस नौइयत के जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए भेजे जाते हैं। तो उस फैसले की मौजूदगी में ये रेगुलर जज नहीं है, जो कमेटी में 2 जजों ने अक्सरियत राय के साथ करवाया था फैसला। काजी साहब अगर के उसके हेड थे, उन्होंने इख्तिलाफ किया था, लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब थे, इन्होंने कहा नहीं जनाब जो आर्टिकल 260 है उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, रेगुलर जजों की तरह इनको इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। और जो इतला है वो यही है कि उस कमेटी के फैसले की वजह से इन्हें शामिल नहीं किया गया। और दूसरी जो बात है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब वाली कि जनाब 15 जज और चीफ जस्टिस उस इजलास में शरीक थे। मंसूर अली शाह साहब जो है वहां से आए, और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि जनाब ये जो इजलास है ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए हिकमती अमली तय करने के लिए था और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए था। तो वहाँ प्रेस रिलीज के मुताबिक मुख्तलिफ जजेस ने अपनी तजावीज़ दी, और जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने कुछ इजाफी तजावीज़ भी दी। और फिर 2023 का उनका एक प्लान था, केस मैनेजमेंट प्लान, जब वो लाहौर में थे उस वक्त भी उन्होंने केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो शुरू किया था। उनके ख्याल में इस प्लान के जरिए जो मुकदमात हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ निपटाए जा सकते हैं। इजलास में ये फैसला किया गया कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का जो मैनेजमेंट प्लान है उस पर अमल किया जाएगा, 1 माह तक देखा जाएगा,
और फिर फॉलोअप के तौर पे वो 3 माह और 6 माह इस तरह का जो है वो मामला जो है वो आगे चलेगा। और 2 दिसंबर को दोबारा इजलास होगा और उसमें ये फैसला किया गया है कि जो 2 रुकनी और 3 रुकनी बेंच जो हैं वो बनाए जाएं। वो तो पहले ही 2 रुकनी बेंच जो हैं, जो आते ही याहिया अफरीदी साहब ने किया है, उन्होंने यही किया है, 2 रुकनी बेंच बना दी। एक जो है वो 3 रुकनी बेंच है। वो कल उनकी तफसीलात पूरी जो है मैंने आपके सामने रखी थी। अच्छा, ये प्लान तो उस वक्त कामयाब होते हैं जब जज काम करने वाले हो। अगर जज 11 बजे जो है 10:30 11 बजे जनाब वक्फे के बाद आई ना, तो फिर क्या होगा। बहरहाल उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने ये अच्छा किया कि जनाब बराबर तादाद में तमाम बेंचों को वो मुकदमात जो है तफवीज कर रहे हैं। यानी 1 नवंबर तक जो मुकदमात हैं वो 30-30 मुकदमात जुमेरात तक, और जुमे को 20 मुकदमात जो 2 रुकनी बेंच है वो सुनेंगे, मासवाए अडाक जजों वाला बेंच जो उसके। तो बहरहाल ये वहां हुआ है और रजिस्ट्रार की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की कि जनाब 59,191 जो मुकदमात हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अब दिलचस्प बात यह है कि वहां आईनी मुकदमात को निपटाने के लिए या आईनी मुकदमात डिस्पोज ऑफ करने के मामले पे कोई प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है। यानी आईनी मामला जो है वो आईनी बेंच ही देखेंगे। दूसरे लफ्जों में कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर अमल दरामद जो है ये एक खामोश फैसला जो है ये प्रेस रिलीज में नहीं है, लेकिन ये फैसला कर दिया गया है कि जो आईनी बेंच हैं जो बनेंगे आईनी मामला वही बेंच देखेंगे। और ये अब ये जो फौजदारी और सिविल मुकदमात हैं उसके लिए जो प्लान है मंसूर अली शाह साहब का उस पर अमल होगा और 2 दिसंबर में दोबारा अजलास होगा। तो एक तो यह है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का उस प्रेस रिलीज में खुसूसी तौर पे जिक्र है और एक से ज्यादा बार जिक्र है। इसका जिक्र करना क्यों जरूरी था? इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि ज़ाहिर है बाकी जजेस ने भी तजावीज दी है ना प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो मंसूर अली शाह साहब का नाम क्यों बार बार लिखा गया है कि उनका एक 2023 का मैनेजमेंट प्लान है और फिर उन्होंने इजाफी तजावीज भी दी हैं। ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। एक तासर जो था कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं कर रहे और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस मानने के लिए तैयार नहीं है और वो हो सकता है रिजाइन कर दे। इस तरह की बातें ये अड़ा रहे थे। ये जो पीटीआई के ब्लॉगर हैं, ये पीटीआई के रहनुमा हैं, ये अंदर खाते इस तरह की बातें अंदर खाते की ओपनली ये बातें किया करते थे। तो इस प्रेस रिलीज से एक चीज वाज़ेह हो गई है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ना सिर्फ याहिया अफरीदी साहब को 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के तौर पे कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, बल्कि वो उनके साथ तावन करने के लिए भी तैयार है। अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जब जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ है याहिया अफरीदी साहब का, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई इजलास हुआ है जजों का। ये कयूम सिद्दीकी साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे जनाब वहां कोई इजलास हुआ है तो वहां ये फैसला किया गया जनाब चैम्बर में बैठ के ना कोई ऐसा काम डाल दे कि ये जो 26वीं तरमीम है ना ये इसको मुअत्तल कर देते हैं। इस तरह की बात हो रही थी, एडवेंचरिज्म की कोशिश की जा रही थी ना, वहां कोई इस तरह की प्लान होगा किसी का। तो फिर कह रहे जनाब किसी ने फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में इजलास हुआ तो किसी ने बताया कि जनाब ये मेरी इत्तला के मुताबिक जो नोटिफिकेशन है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद ये जो एडवेंचरिज्म वाला उसके बाद जो ताले आजमाई का मुबैना प्रोग्राम बिरोगबर गर्दन रावी वो मौखर कर दिया गया। तो अब ये उसी बुनियाद पे बातें हो रही हैं कि जनाब शायद सुप्रीम कोर्ट जो है मजीद किसी ताले आजमाई के चक्रों में पड़ने वाली है, कोई एडवेंचर करने वाली है और दरखास्तें भी आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। दरखास्तें जो आई हैं वो बलूचिस्तान बार कौंसिल की दरखास्त एक आई है इतला के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है। और ये पता चला कि आबद ज़ुबैरी साहब ने फिर एक दरखास्त जो है वो फाइल कर दी है और उसमें यही कहा गया कि जनाब ये आईनी बुनियादी आईनी हकूक के मुखालफ है, ये 26वीं आईनी तरमीम और आइन का जो बुनियादी ढांचा है तो उसके भी खिलाफ है। और फिर जोर जबरदस्ती के जरिए लोगों से वोट डलवाए गए। और अच्छा, एक तो ये कि जोर जबरदस्ती क्या वोट डलवाए गए, कोई बंदा जो है पीटीआई का उसने तरमीम के हक में वोट दिया है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, आजाद थे वो सारे जिन्होंने ये वोट दिए हैं। और दूसरे सेनेट में आपके किसी बंदे से भी उन्होंने मदद नहीं ली,
अख्तर मेंगल के लोग थे, वो आजादाना अपने तौर पर देखे गए, एक साहब ने जो रिजाइन भी कर दिया हो, तो ये आप कैसे कह सकते हैं। और फिर वैसे भी आइन के तहत जो कार्रवाई है पार्लियामेंट की, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदलिया, अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। और अतर मिल्ला साहब ने जब जो गिलानी वाला इलेक्शन था, जो पिटीशन गई थी, उन्होंने इसी बुनियाद पर डिसमिस कर दी थी, स्टे नहीं दिया था, कोई हुक्म ही जारी नहीं किया था। उनका जनाब ये तो हम उसकी जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको देख ही नहीं सकते। और दूसरा, जहाँ तक बुनियादी आईनी ढांचे की बात है, तो बुनियादी आईनी ढांचा जो हमारे आइन में दिया ही कहीं नहीं गया। और जो 239 है आर्टिकल, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब कोई भी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये तो महमूद अजकज़ई केस से इन्होंने शुरू किया, यानी ये खुद साख्ता इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, जो इन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बनाया, दिया हुआ है खुद ही कि जनाब ये बुनियादी ढांचा है आइन का, इसमें कोई पार्लियामेंट जो है वो तरमीम ही नहीं कर सकती। अच्छा, तरमीम नहीं कर सकती, लेकिन आगे जाके जो इंडियन अगर जजमेंट्स हैं उनको देखा जाए, तो अगर कोई सियासी जमात अपने मंशूर में शामिल करती है कोई बात, तो फिर उस मंशूर के मुताबिक बुनियादी आइन ढांचे के खिलाफ भी वो जो है तरमीम की जा सकती है। अगर ये बुनियादी ढांचे वाली बात ही माननी है इनकी, तो फिर इन्होंने मसाक जमहूरियत पे अमल जो है पीपल्स पार्टी का मंशूर था, तो उन्होंने पूरी कोशिश की और उसके मुताबिक कर लिया, वो तो मैंडेट लेके आए थे। और बहरहाल आईनी ढांचे का तसव्वुर तो आइन में कोई नहीं है, खुद साख्ता इख्तियार है। और ये दरखास्त जो है ये समाअत किसने करनी है, जो आईनी बेंच बनेगा। ये हाईकोर्ट आइन के तहत इस वक्त जो है 26वीं आईनी तरमीम नाफिज़ुल अमल है, और उस 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में ये वाली जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, ये इन दरखास्तों का अदालती जायजा नहीं ले सकती, ये सुन ही नहीं सकती जब तक वो तरमीम जो है वो आईनी बेंच सुन सकता है। हाँ, आईनी बेंच चाहे तो उड़ा दे। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो है मौजूदा, वो भी इसी आईनी तरमीम के तहत जो है वो चीफ जस्टिस बने हुए हैं। तो फिर जो तो सारा मामला जो है, अगर इनकी बात मान ली जाए और फिर जो कहते हैं ना वो जो जुडिशल कमीशन का क्याम है ना, वो रोक दिया जाए, यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई एडवेंचर करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उस पर अमल नहीं होना। और जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से मैं ये आपको बता दूं, बल्कि मैं कह दूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, वो आइन और कानून के मुनाफी किसी एडवेंचरिज्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैं पूरे वसूख के साथ ये मैं बता रहा हूँ। और फिर जब ये बन जाएगा आईनी बेंच और पहले जुडिशल कमीशन बनेगा, तो फिर जो अदालती मंजरनामा है ये एक तरह से तब्दील हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी, वो मामूल पे आ जाएंगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।